This is Lakshmikant here from Bureaucrats. Good evening everybody once again. तो हम लोग पहुंचे थे प्रताप मल्ल तक, रतनपुर के कलचुरी पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि हम प्रताप मल्ल तक पहुंचे थे और हम लोगों ने ये भी देखा था कि 1222 और देखिएगा 1222 से 1480 इस बीच में जब हम रतनपुर के कलचुरी पढ़ रहे हैं तो 1222 एडी ईस्वी 1480 एडी ईस्वी के बीच में लगभग 250 से 300 वर्षों के आसपास का हमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि उसका हम जो है एग्जैक्ट ये बता सकें कि इसके और इसके बीच में हुआ क्या, कौन शासक बना और क्या हुआ। लेकिन ये हम जानते हैं इस समय कौन था, प्रताप मल्ल था। और इस समय जो 1480 में आपको दिखाई देंगे वो बाहर साय या इन्हीं को हम बहारेंद्र साय कहेंगे, बहारेंद्र साय। तो रतनपुर के कलचुरी राज में प्रताप मल्ल के बाद ये बीच का ये काल जो है ये गोल हो जाता है, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए ये इसके बीच का काल जो है वो कलचुरी काल का अंधकार युग कहा जाता है, डार्क फेज ऑफ कलचुरी रूल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बी फैक्ट अभी जो हम देखने वाले हैं इसके बीच तो बाबू रेवाराम जो है इनके बारे में विस्तार में आप जानोगे, लेकिन फिलहाल ठीक है। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि के अनुसार जो है इसके बीच कौन कौन शासक रहा उसका क्रम इन्होंने दिया है, जो कि आपको जो मैं बोलने वाला हूँ ये आपको बी फैक्ट मानना है, ठीक है। ये आपको सिर्फ बी फैक्ट मानना है। इसको जो है जब आपको लगे कि छत्तीसगढ़ के सारे हिस्से आप बहुत आसानी से अच्छे से तैयार कर चुके हैं तभी आप इसको देखें, अन्यथा देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बाबू रेवाराम के अनुसार प्रताप मल्ल और बहारेंद्र साय रतनपुर के दोनों शासक हैं। इनके बीच में जो शासक हुए उनका क्रम क्या है और कौन कौन हुए। जय सिंह देव के पश्चात धर्म सिंह के पश्चात जगन्नाथ सिंह, उसके पश्चात वीर सिंह देव, इसको मैं मिटा देता हूं, वीर सिंह देव। और वीर सिंह देव के पश्चात कमल देव के पश्चात शंकर साय, मोहन साय, और दादू साय। दादू साय के पश्चात पुरुषोत्तम साय, और फिर आते हैं बाहर साय। ये तो हम जानते हैं। और इससे पूर्व कौन थे, प्रताप मल्ल, ये भी हम जानते हैं, इनके भी स्रोत हैं, इनकी भी जानकारियां मिलती हैं। प्रताप मल्ल, इनके बीच में ये शासक हुई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आपको लगे कि आप सारी चीज़ें तैयार कर चुके हो तो जो है उसके पश्चात ही आपको इन सब में माथा करना है, वरना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। आप अगर लिखना चाहें तो बी फैक्ट सेकेंड लेवल फैक्ट अभी देना है जब आपको छत्तीसगढ़ लगे कि पूरा जो मैंने पढ़ाया वो कंठस्थ हो चुका है, ठीक है। हम आ जाते हैं इसके बीच प्रताप मल्ल और बाहर साय के बीच के
शासकों की विस्तृत जानकारी नहीं है, इसलिए जो है हम सीधे आ जाते हैं बाहर साय पर। बाहर साय या बाहरेंद्र साय, इनका काल 1480 से 1544 माना जाता है। देखिए कहीं कहीं कुछ और भी बोलेगा, लेकिन आप इसी को मान के चलिए। वैसे ये पूछना मुश्किल है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बीच में डार्क फेस आ गया, उसके बाद बाहरेंद्र साय आया है 1480 से 1544 तक। अच्छा, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि रतनपुर के कलचुरियों के ये पहले शासक हैं, या ये शासक हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने राजधानी रतनपुर से बदलकर कोसगई या कोसंगा कर दी। कोसगई या कोसंगा कर दी, इन्होंने राजधानी रतनपुर से बदलकर कोसगई या कोसंगा कर दी। और ये कोसगई या कोसंगा जो है, ये मान का ये छुरी है जो कि कोरबा जिले में पड़ता है। ये पहला फैक्ट आपको याद ही रहना चाहिए कि रतनपुर कलचुरी के किस शासक ने रतनपुर की बजाय कोसगई या कोसंगा को अपनी राजधानी बनाया, वो हैं बाहर साय या बाहरेंद्र साय। और ये कोसगई या कोसंगा जो है वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है? छुरी, जो कि कोरबा में पड़ता है। अब इससे और जो इम्पोर्टेंट है वो एक और चीज़ है कि कोसगई शिलालेख, कोसगई शिलालेख, कोसगई रॉक इंस्क्रिप्शन शिलालेख, यहाँ से क्या जानकारी मिलती है? यहीं कोसगई कोरबा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है खुदाई में, और इस शिलालेख रॉक इंस्क्रिप्शन और इस शिलालेख में ये जानकारी मिलती है कि इनके शासन काल में पठानों का आक्रमण होता है। पठानों का आक्रमण हुआ, पठानों का आक्रमण हुआ, जिसे बाहरेंद्र साय ने, बाहर साय ने विफल कर दिया। साय ने विफल कर दिया, विफल कर दिया। ठीक है, तो दो चीजें आपने देख ली, तीन चीजें देख ली इनफैक्ट, कि बाहर साय या बाहरेंद्र साय का जो शासन काल था, रूलिंग पीरियड था, वो क्या था? 1480 से लेकर 1544 तक। उसके बाद कोसगई, ये रतनपुर कलचुरी शाखा के ऐसे शासक हैं जिनके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इन्होंने रतनपुर को त्याग कर इन्होंने कोसगई या कोसंगा को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और कोसगई या कोसंगा जो है, आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान का ये कौन सा क्षेत्र है? छुरी, जो कि कोरबा जिले में पड़ता है। और उसके बाद कोसगई शिलालेख, कोसगई में ही एक शिलालेख रॉक इंस्क्रिप्शन मिला, जिससे यह पता चलता है कि इसी के शासनकाल में, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रतनपुर कलचुरी के किस शासक के काल में पठानों ने आक्रमण किया था, तो वो है बाहरेंद्र साय। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, छुरी का कोसगई मंदिर, छुरी का कोसगई मंदिर और चैतुरगढ़ दे दे या लाफागढ़ दे दे, आप कंफ्यूज नहीं होना, चैतुरगढ़ या लाफागढ़ का किला का निर्माण इन्होंने ही करवाया है। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रहने चाहिए। तो बाहरेंद्र साय, प्रताप मल्ल के बाद बहुत सारे शासक हुए जिनकी जो है पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिलती है, नहीं प्राप्त हो पाती है, लेकिन बाबू रेवाराम ने अपनी पांडुलिपि में ये विवरण दिया है जिसकी जो पुख्ता नहीं माना जा सकता। लेकिन कभी प्रश्न आ सकता है कि बाबू रेवाराम के अनुसार प्रताप मल्ल के बाद अगला शासक कौन हुआ, या बाहरेंद्र साय से पहले शासक कौन था। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके विषय में डाउट है, तो वैसे भी उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता बहुत कम हो जाती है। तो आपका फोकस प्रताप मल्ल के बाद यहाँ होना चाहिए, सीधे बाहरेंद्र साय पे आ जाएं। और बाहरेंद्र साय जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इनका पुरुषोत्तम, ऐसे कायदे से बाबू रेवाराम के अनुसार देखेंगे तो पुरुषोत्तम देव
पुरुषोत्तम देव के बाद बाहरेंद्र शाह शासक बनते हैं रतनपुर कलचुरी के, लेकिन ये शासक बनते ही सबसे पहला काम करते हैं कि रतनपुर के स्थान पर ये कोसगई या कोसंगा को अपनी राजधानी बनाते हैं। और ये कोसगई या कोसंगा कहाँ है, वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है, छुरी कोरबा। उसके बाद जो दूसरा तथ्य आपको याद होना चाहिए वो है कोसगई शिलालेख। कोसगई शिलालेख तो जाहिर सी बात है, कोसगई जैसे पहले बताया जा चुका है, कोरबा तो इसका लोकेशन भी आपको पता है। कोसगई शिलालेख कोरबा से ये जानकारी मिलती है कि बाहरेंद्र शाह के शासनकाल में ही पठानों ने आक्रमण किया था। और तीसरा महत्वपूर्ण कि छुरी के कोसगई मंदिर का निर्माण और चैतुरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया है, बाहर साय या बाहरेंद्र साय ने कराया। तो वो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए जो 4 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। देखिए हम ये मैं कर लूँगा, फिर रायपुर के कलचुरी पूरा कर लूँगा, उसके बाद रायपुर के कलचुरी वो थोड़ी सी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कलचुरियों की अलग से देख लेंगे, तो वो एक ही वीडियो में हो जाएगा कल। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसको क्लास जाकर बनाऊँगा, क्योंकि जो मैं क्लास में करवा पाता हूँ, आपसे रटवा पाता हूँ, वो उसके लिए जो है ब्लैक बोर्ड का होना, जहाँ पे एक सिरे से सब आप कंपैरिजन में देखते जाएं, वो यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैं आप जिनको अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है, तो चिंता मत कीजिए। इसके बाद मैं क्लास जाकर पूरी कलचुरी कालीन, भले 1.5 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, एक सिरे से लेकर वहाँ से लेकर क्लासरूम के बड़े ब्लैक बोर्ड में मैं आप कोशिश करूँगा कि आप पूरा रिवाइज़ कर लें, तगड़ा रिवीजन, जिससे आप पुख्ता हो जाए। ठीक है, तो ये बाहरेंद्र साय के बाद एक, तो ये आपके जो ए फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। लेकिन इसके अलावा कुछ और तथ्य मैं आपको बताता हूँ बाहर साय, जो अपनी नोट्स में आप अंकित करेंगे। वो जो मैंने बताया वो बी फैक्ट है, लेकिन वो जो प्रतापमल और बाहरेंद्र साय के बीच के शासकों का वर्णन, लेकिन आप इसी में कुछ बी फैक्ट्स, आप ये इनको ध्यान से हमेशा पढ़ेंगे, इनको स्किप नहीं करेंगे। वो जो है उसको आप सी फैक्ट मान लीजिए, प्रतापमल और उसके बीच के शासकों का। लेकिन जब भी आप तैयारी से गुजरेंगे तो इनको भी आप देखेंगे। कोसगई शिलालेख जो है, मैं मौखिक रूप से कुछ बता देता हूँ। कोसगई शिलालेख में एक और जानकारी मिलती है। एक तो हमें पठानों का आक्रमण हुआ उसके काल में जानकारी मिलती है, लेकिन कोसगई शिलालेख में ही उसके पूर्व, बाहरेंद्र साय के पूर्व कुछ शासकों का वर्णन मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो है रतनपुर के महामाया मंदिर में एक के सभागृह का जीर्णोद्धार कराया था। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रतनपुर के महामाया मंदिर के सभागृह का रेनोवेशन करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। ये एक चीज़ ठीक है। और इन्होंने रतनपुर में ही महर्षि लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया। ये ये फैक्ट जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो देख लेते हैं हम। देखिए, बी फैक्ट का मतलब ये होता है कि आप रिवीजन के टाइम इनको एक झलक देखकर, या पहले ए फैक्ट को आप तैयार करें, उसके बाद जब समय आपको मोहलत दे तो आप बी फैक्ट में आए। वरना जब पहली बार तैयारी की जाती है तो एक अच्छा स्टूडेंट छोड़ता नहीं, छोड़ना है नो डाउट, छोड़ना है, लेकिन ये इसको भी मैंने कहा इम्पॉर्टेंट, बस इसके साथ लेस इम्पॉर्टेंट लगा दिया। सटर तो मैं नहीं हूँ। तो जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आप इसको तैयार करें। रिवीजन के समय आपके सामने रिवीजन जब एग्ज़ाम से पहले का समय आता है तो आपका सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं, और आपका फोकस एरिया, पहले आपके सारे बी फैक्ट आप छोड़ दीजिए। जब वो कर लीजिए तो उसके बाद 1-2 दिन जो है
ये बी फैक्ट सारे, आप सारे विषयों के बी फैक्ट पर नज़र, थोड़ा ध्यान से नज़र दौड़ा सकते हैं, ठीक है। ये होता है तरीका। तो रतनपुर के महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार किसने करवाया? बाहरेंद्र शाह ने करवाया। लाफागढ़ के महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया? बाहरेंद्र शाह ने कराया, ठीक है। अब बाहरेंद्र शाह के पश्चात जो अगले शासक आएंगे वो है कल्याण शाह। बाहरेंद्र शाह 1480 से 1544। बाहरेंद्र शाह के विषय में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, इन्होंने अपनी राजधानी कोसगई या कोसंगा को बनाई, जो कि वर्तमान छुरी कोरबा जिले में है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोसगई शिलालेख जो कि कोसगई छुरी से खुदाई पर मिला, उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि पठानों का आक्रमण इनके शासनकाल में हुआ। तीसरा फैक्ट कि छुरी के कोसगई मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है और लाफागढ़ या चैतुरगढ़ के किले का निर्माण भी इन्होंने करवाया। फिर बी फैक्ट में हमने देखा था 2, रतनपुर के महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया है, और दूसरा देखा लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर एक ही नहीं है, आपको 2-3 जगह और आगे भी दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो हैं कल्याण शाह। और कल्याण शाह का देखिए, आपने देखा कि 1544 तक उनका शासनकाल था, तो 1544 से लेकर ये 1581 तक आपको कल्याण शाह का शासनकाल मिलेगा, ठीक है। और कुछ इतिहासकार कुछ और काल भी बताएंगे, फिर दुविधा आ गई, लेकिन आप एक डेट याद रखिए, अगर कोई और डेट भी देता है तो आप वो अंदाजे से निकाल सकते हैं, वरना आवश्यकता नहीं, ठीक है। कल्याण शाह, तो कल्याण शाह, बाहरेंद्र शाह के बाद कौन बना अगला शासक? कल्याण शाह, ठीक है। और कल्याण शाह के विषय में एक इसको मैं टॉपिक का रूप दे सकता हूं कि कल्याण शाह का दिल्ली प्रवास। कल्याण शाह का दिल्ली प्रवास, कल्याण शाह दिल्ली विजिट, दिल्ली प्रवास, है ना, कल्याण शाह दिल्ली विजिट। इसके बारे में आप देखेंगे कि 2 तथ्य मिलेंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये अकबर के दरबार में गए थे, अकबर के दरबार में गए थे। जब मुगल शासक अकबर था तो उसके दरबार में गए थे। जबकि ज़्यादा पुख्ता क्या है कि ये जहांगीर के दरबार में गए थे, जो कि अकबर के बाद बादशाह बाबर, जहांगीर, अकबर, बाबर, बादशाह ऐसे होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है। तो अकबर उससे पहले और उसके बाद जहांगीर के दरबार में गए थे। ज़्यादा पुख्ता ये है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कल्याण शाह अकबर के दरबार में गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखिए कि जहांगीर के दरबार में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहांगीर की एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, तुजू के या ऐसे लिखते हैं अपन, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी। तुर्की भाषा में जो किताबें लिखी जाती हैं उनको कुछ तुजुके ऐसा ही लिखते हैं। तो तुजुके जहांगीरी क्या है? जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो तुजुके जहांगीर के अनुसार, तुजुके जहांगीर में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार क्या है कि परवेज जो है जहांगीर का बेटा था। परवेज एक आक्रमण का प्लान करता है। परवेज रतनपुर पे आक्रमण का योजना बनाता है और इस योजना के मूर्त रूप लेने से पहले कल्याण शाह जो है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है।
और परवेज़ के साथ कल्याण साय जो है वो मुग़ल बादशाह के दरबार में जाते हैं, ठीक है। और उस समय मुग़ल बादशाह कौन है? जहांगीर है। जहांगीर के दरबार में जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने 1 लाख उस समय के हिसाब से 1 लाख रुपए और 80 हाथी जहांगीर को नजराने के रूप में दिए, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार तुज़ुके जहांगीरी के अनुसार, तुज़ुके जहांगीरी जहांगीर बादशाह जहांगीर की आत्मकथा है और इसके अनुसार जो है, और इस किताब में क्या, कल्याण साय को जमींदार, अच्छा बादशाह, ये उस समय भारत पे किसका शासन है? मुगलों का शासन है, बादशाह हैं ये। तो कल्याण साय छोटे छोटे शासक ये जो है ये क्या कहेंगे? उन्हें जमींदारी कहेंगे। तो इस किताब में लिखा गया है कि रतनपुर के जमींदार कल्याण साय परवेज़ के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और नजराने के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए और 80 हाथी अदा करते हैं, ठीक है। एक स्टोरी ये हो गई। ज़्यादा पुख्ता ये है कि आपसे पूछ दिया जाए कि कल्याण साय जो है किस मुग़ल बादशाह के दरबार में गए थे, तो वो जहांगीर के दरबार में गए थे और उसको भूमिका मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, अब इसी को एक तो ये पुख्ता करता है कि जहांगीर के दरबार में गए थे, उनकी आत्मकथा तुज़ुके जहांगीरी। दूसरा ये है गोपल्ला गांव, और इसी को मैं गीत भी बोल सकता हूँ, गोपल्ला गांव या गीत। तो ये गोपल्ला गांव के जो निवासी हैं, इनके पूर्वज शुरू से जो ऐसे होता है ना कि एक लोकगीत बना दिया और उस लोकगीत में कहानियों का वर्णन करते हैं उस समय का, फिर वो लोकगीत जो है ट्रांसफ़र होता गया। तो गोपल्ला गांव के जो लोग जो गीत गाते हैं उसे गोपल्ला गीत भी कह सकते हैं आप। इस गीत में ये जानकारी मिलती है कि कल्याण साय जो है वो जहांगीर के दरबार में गए थे और जहांगीर के दरबार में लगभग 8 वर्षों तक ये रहे, ठीक है। लगभग 8 वर्षों तक ये रहे, ठीक है। और एक और चीज़, एक और जानकारी मिलती है कि 8 वर्षों तक रहे। और एक और जानकारी कभी अगर आपसे पूछ दे तो ये भी कि कल्याण साय को देखिए अलग अलग स्रोतों से अलग अलग बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछ दे कि कल्याण साय को औरंगजेब ने कहाँ नज़रबंद रखा था, नज़रबंद, ठीक है, तो वो गोपल्ला गांव में, ठीक है। तो गोपल्ला गांव में ये भी हो सकता है कि गोपल्ला गांव में जहांगीर ने कल्याण साय को नज़रबंद किया था, इसीलिए वहाँ के लोग ये जानते हैं और वो लोकगीतों में ये प्रचलित हो चुका है, ठीक है। तो गोपल्ला गांव, तो कहाँ कल्याण साय को जहांगीर ने कहाँ 8 वर्षों तक नज़रबंद रखा था। नज़रबंद का मतलब ये है कि देखिए वो ऐसा नहीं है कि उसे कारागार में डाल दिया, ये वो नज़रबंद मतलब जो है वो उसी एरिया में रहेगा, उसको उस एरिया से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, सामान्य अपना जीवन जिएगा, ये है नज़रबंद का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए ये एक हो गया। और ये है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार कल्याण साय अकबर के दरबार में थे, ये तो आप जान गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान रहेगा कल्याण साय का शासनकाल, इससे पहले बारेंद्र साय का शासनकाल 1480 से लेकर 1544 तक। उसके बाद अगले शासक बनते हैं कल्याण साय का 1544 से 1581। ये आपको ये उतना जो है डेट तो यहाँ आगे जैसे से आगे चलेंगे थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अभी भी इनके डेट में जो है बहुत डाउट है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। कल्याण साय का दिल्ली प्रवास के बारे में आपने लगभग 3 फैक्ट्स देखे। एक, कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऑप्शन के हिसाब से भी हो सकता है कि जहांगीर ऑप्शन में ही ना हो, तो आप ऑप्शन लगा लेंगे कि अकबर के दरबार में गया था। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो आपका पहला उत्तर ये होना चाहिए जहांगीर, ठीक है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कल्याण साय अकबर के दरबार में गए थे और ज़्यादा पुख्ता है कि कल्याण साय जो है वो जहांगीर के दरबार में गए थे। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, ये एविडेंट कहाँ से होता है? जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा तुझके जहांगीरी से, और उसमें ये लिखा हुआ है कि रतनपुर के ज़मींदार कल्याण साय जो है उससे जानकारी मिलती है कि रतनपुर के ज़मींदार कल्याण साय जहांगीर के दरबार में गए थे। दूसरा, गोपल्ला गांव या गोपल्ला गीत के अनुसार भी ये पुष्टि होती है कि
जो है कल्याण साय जो है वो जहांगीर के दरबार में गए थे। और एक और चीज़ की पुष्टि होती है कि जहांगीर ने कल्याण साय को गोपल्ला गांव में नज़रबंद रखा था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कहाँ की रजिस्टर, कल्याण साय। अब देखिए, इसको मैं शीर्षक दूंगा जमाबंदी, इसको मैं शीर्षक दूंगा जमाबंदी। ठीक है, तो एक राजस्व पुस्तिका प्राप्त हुई। ठीक है, कल्याण साय के शासन काल की एक रेवेन्यू बुक मिली है, रेवेन्यू बुक, राजस्व पुस्तिका। ठीक है, रेवेन्यू बुक मिली है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस शासक की राजस्व पुस्तिका हमें प्राप्त हुई है, तो वो कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका, रेवेन्यू बुक। और ये जो राजस्व पुस्तिका है इसमें क्या है, तो इसमें कल्याण साय के जो प्रशासन व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, कल्याण साय की जो रेवेन्यू मॉडल था उसका उल्लेख है। और उसी रेवेन्यू मॉडल के अंतर्गत मतलब राजस्व व्यवस्था, कल्याण साय के राजस्व पुस्तिका में जिस राजस्व व्यवस्था का उल्लेख है, जिस रेवेन्यू सिस्टम जो कल्याण साय ने बनाई हुई थी उसका उल्लेख है, वो क्या, वो किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था थी, वो जमाबंदी, इसका उल्लेख, जमाबंदी व्यवस्था या जमाबंदी सिस्टम का उल्लेख मिलता है। अब जमाबंदी क्या है, तो आप समझे ना, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस रतनपुर के किस कलचुरी शासक की राजस्व पुस्तिका प्राप्त हुई है, तो वो है कल्याण साय की। और उस राजस्व रेवेन्यू बुक में क्या जानकारी मिलती है कि कल्याण साय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो उस समय राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम मतलब कितना राजस्व वसूला जाएगा, क्या राजस्व, कितना टैक्स लिया जाएगा, ये सब इसमें था। और ये इसका व्यवस्था था। तो इसी रेवेन्यू मॉडल के अंतर्गत हमें एक जानकारी मिलती है, कौन सा मॉडल, जमाबंदी व्यवस्था, जमाबंदी सिस्टम। क्या है, व्हाट इज जमाबंदी, तो जमाबंदी जो है इसे क्या कहा जाता है, राइट ऑफ रिकॉर्ड। आज वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, राइट ऑफ रिकॉर्ड। अब इसके तहत क्या होता था, तो ये भी कहा जाता है, देखिए, अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ कैसे क्रिएट होता है कि अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, और अभी हमने देखा कि समकालीन जो कल्याण साय, रतनपुर कलचुरी के शासक कल्याण साय जो हैं वो किसके समकालीन थे, जहांगीर के। वो ज़्यादा पुख्ता सबूत जिसके मिलते हैं, कंटेम्प्रेरी, कल्याण साय वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ द देन मुगल रूलर जहांगीर। इससे पहले अकबर थे। सॉरी, हुमायूं, अकबर, हाँ ठीक, ओके, राइट ऑफ, इससे पहले रुकिए, ये कहा जाता है कि जमाबंदी व्यवस्था, ये जो रेवेन्यू मॉडल कल्याण साय ने लाया या लागू किया छत्तीसगढ़ प्रदेश में, रतनपुर में, ये व्यवस्था अकबर जाने जाते हैं, मनसबदारी और ये सब के लिए अकबर जाने जाते हैं, रेवेन्यू मॉडल के लिए अकबर जाने जाते हैं। लेकिन अकबर ने भी जमाबंदी व्यवस्था लागू की थी। लेकिन अकबर के समय की जमाबंदी व्यवस्था से काफ़ी पहले कल्याण साय ने हमारे इस प्रदेश में जमाबंदी व्यवस्था लागू की हुई थी, और जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, राइट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये होता क्या है कि देखिए, जमाबंदी क्या होती है कि गांव में, तालुका में, या यदि रतनपुर में पूरी जमाबंदी व्यवस्था लागू कर दी जाए या पूरे प्रदेश में, तो इसका मतलब ये होता है कि एक तो इस व्यवस्था के अनुसार भूमि की प्रकार तय किया जाता है, कोई बंजर भूमि है, कोई अधिक उपजाऊ भूमि है, या ये भूमि जो है रिहायशी इलाके वाली भूमि है। तो जमाबंदी व्यवस्था के अनुसार क्या होता है, राइट ऑफ रिकॉर्ड मतलब वो ज़मीन किस प्रकार की है, उसका ओनर का नाम, और इसी हिसाब से टैक्स, राजस्व तय किया जाए। जैसे अधिक उपजाऊ भूमि है
तो जो है वह अच्छा टैक्स लिया जाएगा। मान लो कि बंजर भूमि का स्वामी है कोई, तो उससे कैसे ले सकते हैं, तो एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल था। अगर कोई मान लीजिए बंजर भूमि है, किसी के पास 2 एकड़ और किसी के पास उपजाऊ भूमि है, तो एक ही टैक्स स्लैब कैसे हो सकता है। तो इसलिए बहुत रैशनल, बहुत साइंटिफिक और बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाया गया ये जमाबंदी व्यवस्था था, जो अकबर से पूर्व कल्याण साय ने अकबर से पूर्व ही यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है इस व्यवस्था को लागू कर रखा था। तो समझ गए मेरे ख्याल से जमाबंदी व्यवस्था। अच्छा, फिर तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जमाबंदी प्रणाली लागू करने वाला शासक कौन? कल्याण साय। अच्छा, अब देखिए कि यही राजस्व पुस्तिका, अब ये डिटेल किस में दिया हुआ था? कल्याण साय की रेवेन्यू बुक में, राजस्व पुस्तिका में। तो एक बिलासपुर, अब अंग्रेजों का जब शासन था ना, वहां पहुंचते हैं। बिलासपुर जिले के पहले प्रथम बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी बनकर कौन आए? चीस्म, मिस्टर चीस्म। ही वॉज अ ब्रिटिश ऑफिशियल हु वॉज द फर्स्ट बंदोबस्त ऑफिशियल ऑफ बिलासपुर। ओके, इन्होंने क्या किया? 1861 के आसपास ये किताब मिली हुई थी, तो इन्हें भी पता था कि कल्याण साय एक रतनपुर कलचुरी शासक था, उसकी ये राजस्व किताब इन्हें मिली। और इन्होंने क्या किया, उसी के आधार पर इन्हें इतनी अच्छी लगी कल्याण साय की ये जो जमाबंदी व्यवस्था थी, इसी आधार पर इन्होंने क्या किया, 1861 के आसपास, एग्जैक्ट डेट नहीं मिलता है 1861, लेकिन अगर डेट आ जाए कोई एक डेट तो ये चूज कर लेना, लेकिन इसके आसपास याद रखिए 1861 के आसपास बिलासपुर में, बिलासपुर जिले में पहली बार बंदोबस्त किया मतलब पूरा वही लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड भूमि किस प्रकार की है उसका एक अलग रिकॉर्ड, उसके मालिक का, ओनर का नाम, इसका और उस हिसाब से रेवेन्यू तय हुआ। ठीक है, ये किया। अब आगे चलकर इसी कल्याण साय के जमाबंदी व्यवस्था रेवेन्यू मॉडल के आधार पर रेवेन्यू ने जो बिलासपुर में बंदोबस्त किया, आगे चलकर यही जो है रतनपुर, इसी जमाबंदी व्यवस्था, इसी राजस्व व्यवस्था के आधार पर, जमाबंदी व्यवस्था के आधार पर रतनपुर और रायपुर के रूप में छत्तीसगढ़ों में डिवाइड कर दिया गया, छत्तीसगढ़ों में विभाजित कर दिया गया। कचरा हो गया क्या? रुकिए, इसको अलग से कर लेते हैं। ये तो क्लियर है आपको? ठीक है। और आगे चलकर लगभग 1868 में पूरे प्रदेश को 2 गढ़ों में डिवाइड कर दिया गया, 2 गढ़ों में विभाजित कर दिया गया, रतनपुर और रायपुर। ठीक, रतनपुर के में 18 गढ़ और रायपुर में 18 गढ़। तो आगे चलकर जो है वो गढ़ों में विभाजित कर दिया गया। एक इसी के आधार पर चिस्म ने 1868 में रतनपुर ऊपर के 18 गढ़ और महानदी के नीचे इधर रायपुर के 18 गढ़, ऐसे 18 गढ़ों में विभाजित कर दिया गया। और आगे चलकर हम कह सकते हैं कि इन्हीं 18 जो कि मिलाकर 36 होते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के नामकरण में जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से आपको किस रूप में आपको याद रखना है कि रतनपुर के कलचुरी शासकों में किस शासक की राजस्व पुस्तिका प्राप्त हुई? तो कल्याण साय। उस राजस्व पुस्तिका की खासियत क्या थी? उस राजस्व पुस्तिका में कल्याण साय की प्रशासनिक व्यवस्था, मिलिट्री व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था का वर्णन था। और इसी राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत वहीं पर जमाबंदी व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है कि कल्याण साय ने अकबर से पूर्व ही इस प्रदेश में जमाबंदी व्यवस्था लागू कर रखी थी। जमाबंदी व्यवस्था क्या होता है कि भूमि के प्रकार को तय करना, भूमि के टाइप को तय करना, लैंड टाइप, और
उसके इस रिकॉर्ड में जो है उस कौन उसका मालिक है, कौन उसका स्वामी है और उसके पास कौन सी किस प्रकार की भूमि और कितनी भूमि है, ठीक है, उस हिसाब से राजस्व तय होता था। ठीक है, और इसी उस राजस्व पुस्तिका को बिलासपुर के पहले बंदोबस्त अधिकारी कौन, चीष्म, अंग्रेज अधिकारी चीष्म को वो राजस्व पुस्तिका मिली। उसी राजस्व पुस्तिका से वो काफ़ी प्रभावित हुए कल्याण साय के इस जमाबंदी व्यवस्था से। उन्होंने 1861 के आसपास बिलासपुर में पहली बार बंदोबस्त किया, मतलब वही जमाबंदी यही किया कि पूरे लैंड को डिवाइड किया और ये बताया कि ये इस प्रकार का लैंड इसका मालिक ये है, ये किया। और आगे चलकर 1868 के आसपास जो है प्रदेश जो है वो गढ़ों में विभाजित हो गया। रतनपुर, महानदी के ऊपर रतनपुर के 18 गढ़ और महानदी के नीचे रायपुर के 18 गढ़, और कुल मिलाकर ये 36 गढ़ होते हैं। और इस प्रकार जो है आगे हम कह सकते हैं कि जो है इसका योगदान रहा 36, जो वर्तमान में हमारे प्रदेश का नाम है, वो पढ़ने में। ठीक है, अच्छा, अब देखिए मेरे ख्याल से यहाँ से तो पूरा हो गया। अब एक और चीज़ मैं छोटा सा बता देता हूँ आपको। यहीं से जानकारी, एक और जानकारी मिलती है, वो बी फैक्ट के रूप में आप उसके याद रखें। चीष्म ने जो भी किया उसके भी रिकॉर्ड थे। ठीक है, वो भी एक अंग्रेज अधिकारी को मिला था, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेल्सन, ये जानकारी प्राप्त होती है कि जब छत्तीसगढ़ में चीष्म ने जमाबंदी व्यवस्था लागू की तो उस समय भी शासक थे, है ना, शासक। तो सॉरी, ये जो कल्याण साय की जमाबंदी व्यवस्था से उससे क्या जानकारी मिलती है, जो पुस्तिका है खालसा भूमि। खालसा भूमि पर जो राजस्व लिया जाता लगभग 6 लाख रुपए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसको बता इसलिए रहा हूँ कि खालसा भूमि आप लोग कई बार सुनेंगे, लेकिन बहुत लोगों को इसका अर्थ नहीं पता होता। खालसा भूमि क्या होती है? ये शब्द वैसे ज़्यादातर जो है मुग़ल इस्तेमाल करते थे। खालसा भूमि का मतलब होता था कि बादशाह की भूमि, वो भूमि, भाई पूरा साम्राज्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी भूमि उसी के नाम पर हो। कुछ बादशाह जो है अपने पास कुछ भूमि रखता था, जो उसकी स्वयं की भूमि होती थी, वो खालसा भूमि कहलाती थी। और इससे जो राजस्व मिलता था वो किसके लिए होता था? वो बादशाह के लिए होता था। उसी प्रकार कोई राजा भी अपने यहाँ कुछ भूमि जो है ये भूमि उसकी है, तो वो क्या कहलाएगी? उस राजा की खालसा भूमि कहलाती थी। मुगल बादशाह में प्रचलित हुआ था ये, तो फिर हर जगह प्रयोग होगा ना। तो खालसा भूमि किससे कहते हैं? राजा या शासक की निजी भूमि। ठीक है, और इस निजी भूमि से जो राजस्व वसूली होता था, कितना? 6 लाख रुपए। बस इतना ही जानकारी। ठीक है, अब इसके बाद कल्याण लक्ष्मण साय। तो बारेंद्र साय 1480 से 1544। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा बारेंद्र साय के बाद कल्याण साय आए। ठीक, कल्याण साय, और कल्याण साय के बाद जो अगले शासक हुए वो लक्ष्मण साय। यहाँ से 2 फैक्ट मेरे को कहीं से मिला है, मुझे लगता है कि वो लिख लेना चाहिए। हालांकि इसके बारेंद्र साय के बाद भी कुछ शासक हैं, तखत सिंह तक, इनके बारे में भी विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन किताब में एक जगह दिया हुआ है कि कल्याण साय के बाद रतनपुर कलचुरी में और कौन शासक हुए, उसके बाद तखत सिंह आता है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार है, और उसके बाद आगे कुछ शासकों का। लक्ष्मण साय, तो लक्ष्मण साय के बारे में इन्होंने देश बही खाता प्रारंभ किया। अगर आपसे कभी पूछ दे देश बही खाता किसने प्रारंभ किया, तो इन्होंने किया। ठीक है, और लोरमी तथा पतरेंगा तालुकदारी बनाई। ठीक है, अच्छा,
अब तालुकदारी, तो तालुकदारी कुछ नहीं होता था। तालुकदारी क्या होता है, बेहतर प्रशासन के लिए कुछ गांवों को मिलाकर एक तालुका बना दिया जाता था और वहाँ एक तालुकदार नियुक्त कर दिया जाता था। मतलब एक छोटा राजा समझ लीजिए, छोटा शासक। इससे होता क्या था कि प्रशासन जो है वो सुव्यवस्थित हो जाता था, निचले लेवल तक चला जाता था और कनेक्टिविटी बनी रहती थी। ठीक है, तो तालुकदारी व्यवस्था बस यही है। तो लक्ष्मण साय के विषय में देशभाई खाता प्रारंभ किया, लोरमी तथा पतरेंगा तालुकदारी बनाई। इसके बाद जो शासक आएंगे वो शासक, आप जैसे मैंने बताया कि बाबू रेवाराम के अनुसार प्रताप मल्ल और बहारेंद्र साय के बीच जो शासक हुए वो सी फैक्ट, मतलब वो तो आप जब पूरा कंठस्थ हो जाए तब कीजिए। अब बी फैक्ट, इसको ध्यान से देख के चले जाइएगा कि लक्ष्मण साय के बाद और कौन कौन से शासक हुए। शंकर साय हुए। शंकर साय के बाद फिर रतनपुर में कौन शासक बना, कुमुद साय। ठीक है, लक्ष्मण साय, शंकर साय के बाद कुमुद साय, फिर त्रिभुवन साय, इसके बाद जगन्नाथ साय। ठीक, जगन्नाथ साय के बाद जगमोहन साय के बाद अदली साय और अदली साय के बाद जो है रणजीत साय। तो इसको आप बी फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। जब भी आप चलें तो एक बार ऐसे नज़र दौड़ा के चले जाएं, ये तो बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं। जब भी आप गुजरे तो एक बार चले जाएं। तो लक्ष्मण साय तक तो पुख्ता है, उसके बाद जो है ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कहीं से इन शासकों की जानकारी मिलती है कि लक्ष्मण साय के बाद कौन कौन हुए। तो शंकर साय, कुमुद साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, फिर अदली साय और फिर रणजीत साय। अब इसके बाद आते हैं तखत सिंह। इसके बाद आते हैं तखत सिंह। और तखत सिंह का शासनकाल जो है वो 1685 से 1680, ये पीरियड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इधर का ये पीरियड। अच्छा, इन्होंने तखतपुर नगर बसाया, जो वर्तमान में कहाँ, बिलासपुर जिले में पड़ेगा। और एक और फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं, औरंगज़ेब के समकालीन थे। मुगल शासक औरंगज़ेब के समकालीन, कंटेम्प्रेरी, समकालीन का मतलब होता है कि जिस समय औरंगज़ेब मुगल बादशाह थे उस समय ये भी शासक थे, एट द सेम टाइम। ठीक है, समकालीन थे ये। अच्छा, इनके बारे में जनश्रुति, अब वो भी फैक्ट है। जनश्रुति, एक जनश्रुति है। जनश्रुति मतलब लोगों के मुंह से जो एक से ट्रांसफ़र होती गई, तो वो बातें जो लोगों के मुंह से सुनने को मिली कि इनकी जो पत्नी थी तखत सिंह की, इनकी पत्नी जो है नियोग, एक टर्म आएगा नियोग, तो पहले नियोग, आपका इतिहास में आप सुनोगे नियोग प्रथा का भी प्रचलन आप सुनोगे प्राचीन काल में। जैसे मान लीजिए कि कोई पति है, वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो पहले क्या होता था कि पति के भाई या भाई नहीं तो रिश्तेदार, आसपास के रिश्तेदार से उसकी पत्नी से संतान उत्पन्न कराया जाता था। इसे नियोग प्रथा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी ये जनश्रुतियों के अनुसार तखत सिंह की पत्नी ने एक ब्राह्मण दीवान था, मतलब अब उसके मायके में ब्राह्मण दीवान से नियोग कर एक संतान उत्पन्न कर लिया, जिसका नाम था विश्वनाथ सिंह। ठीक, अब
जब तखत सिंह को ये ज्ञात हुआ कि ये जो संतान विश्वनाथ सिंह है ये मेरा नहीं है, ये नियोग द्वारा उत्पन्न, मतलब किसी अन्य पुरुष द्वारा उत्पन्न संतान है, तो उन्होंने क्या किया, उसके रिश्तेदार, जो रानी के रिश्तेदार और वो जो दीवान था, ब्राह्मण दीवान था, तोप से उड़ा दिया उधर, वो पूरा तोप से बर्बाद कर दिया। आगे चलकर इनके बेटे जो नियोग द्वारा उत्पन्न हुआ था विश्वनाथ सिंह को जब ये जानकारी मिलती है तो सेल्फ गिल्ट, आत्मग्लानि से भर जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो अचानक भयानक वाला कभी ये क्वेश्चन बन जाए कि किस कलचुरी शासक का पुत्र नियोग द्वारा उत्पन्न हुआ था, वो है तखत सिंह। ठीक है, चलिए, लेकिन ये दो आपको याद रखना है कि तखत सिंह के बारे में, इनका शासनकाल 1485 से 1689। इन्होंने तखतपुर नगर बसाया जो कि वर्तमान बिलासपुर जिले में पड़ता है और औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, अब तखत सिंह के बाद आएगा राज सिंह। अगला शासक कौन? राज सिंह, 1689 से 1712, राज सिंह। ठीक है, और ये भी औरंगजेब का समकालीन था, कंटेम्पररी ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब का समकालीन। मैं बताऊंगा एक और शासक आएगा, वो भी समकालीन था। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि रतनपुर कलचुरियों के कौन कौन से शासक औरंगजेब के कंटेम्पररी थे या समकालीन थे? एक तो आपने देख लिया तखत सिंह, दूसरा ये देख लिया राज सिंह, और आगे एक और शासक आएगा। ठीक है, तो आप जान जाएंगे औरंगजेब का समकालीन। दूसरा, राजपुर नामक नगर बसाया इन्होंने, राजपुर नगर बसाया, ये दूसरा आपको याद होना चाहिए, राजपुर नगर बसाया। और राजपुर ये क्या है? जूना शहर, जो वर्तमान में बिलासपुर में पड़ता है। यही राजपुर वर्तमान में क्या कहलाता है? वर्तमान में जूना शहर, जूना शहर। और ये जूना शहर कहाँ है? ये बिलासपुर में है। ठीक, तो औरंगजेब का समकालीन राज सिंह 1689 से 1712, औरंगजेब का समकालीन दूसरा राजपुर नगर बसाया। उन्होंने कौन सा नगर बसाया था? तखतपुर नगर, वो भी बिलासपुर में पड़ता है। और राज सिंह ने भी एक राजपुर नगर अपने नाम से बनवाया जो वर्तमान में जूना शहर है और जो बिलासपुर में। और तीसरा महत्वपूर्ण, गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र, तो गोपाल मिश्र कवि थे। गोपाल मिश्र जो है, आपसे प्रश्न पूछेगा तो राज सिंह के दरबारी कवि थे। राज सिंह के दरबार में कवि थे ये, दरबारी कवि। और इन्होंने एक बहुत इनकी फेमस रचना है और उसका नाम है खूब तमाशा। खूब तमाशा, अद्य खूब तमाशा, ये किताब में मुझे ऐसा मिलता है, अद्य खूब तमाशा। लोग खूब तमाशा के नाम से प्रचलित है ये, खूब तमाशा। अब खूब तमाशा, तो तीसरा फैक्ट, गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबार में थे? तो वो राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। और इनको बहुत फेमस कृति उसी समय जो इन्होंने लिखी थी वो है खूब तमाशा। और खूब तमाशा की खासियत क्या है? इस किताब में गोपाल मिश्र, क्योंकि औरंगजेब के समकालीन थे, औरंगजेब के जो नीतियाँ थी, आप जानते हैं कि औरंगजेब जो है उसकी नीतियाँ कुछ जैसे जबरन जो है हिंदुओं को मुसलमान बनाना और कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं थी, तो उनकी कटु आलोचना की, क्रिटिसाइज किया है इस किताब में। ठीक है, तो 3 फैक्ट हो गया। देखिए, राज सिंह, ईयर तो आप अभी मैं आपको रटवाऊंगा सब रिवीजन क्लास में। औरंगजेब का समकालीन, तखत सिंह के बाद राज सिंह भी औरंगजेब का समकालीन। दूसरा, राजपुर नगर बसाया जो कि वर्तमान का किस नाम से जाना जाता है? जूना शहर, बिलासपुर में है। और तीसरा फैक्ट, गोपाल मिश्र। राज सिंह के दरबारी कवि कौन थे? गोपाल मिश्र। और इन्होंने उसी समय किताब लिखी है खूब तमाशा, इन्हीं के दरबारी कवि रहते हुए। और खूब तमाशा में इन्होंने क्या किया है? औरंगजेब, उस समय का जो मुगल बादशाह था, औरंगजेब की कटु आलोचना, उसकी नीतियों की कटु आलोचना की है। ठीक है, और चौथा महत्वपूर्ण फैक्ट राज सिंह से संबंधित, बादल महल।
ठीक है। और बादल महल कहाँ है? ये रतनपुर में ही है, रतनपुर में, ठीक है। तो इनकी रानी थी कजरी देवी। अब बादल महल से जो है देखिए क्या तथ्य है इसका कि बादल महल का एक तो बादल महल कहाँ है? रतनपुर में है। किसने निर्माण कराया? राज सिंह ने करवाया। इनकी एक पत्नी थी कजरी देवी। कजरी देवी की याद में, ठीक है, जैसे शाहजहां ने शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया था, उसी प्रकार राज सिंह ने अपनी पत्नी कजरी देवी की याद में एक 7 मंजिला इमारत बनवाई। वही जो है आगे चल वो क्या कहलाता था? बादल महल। और ठीक है, बी फैक्ट, अब इससे संबंधित बी फैक्ट, राज सिंह भी निसंतान थे, ये भी निसंतान थे। राज सिंह की भी कोई संतान नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने ये घोषणा कर रखी थी कि जो रायपुर, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि 1400, कल पढ़ेंगे हम कि 1400 ईस्वी, जब 14th सेंचुरी 1414वीं ईस्वी में जो ये रतनपुर के जो कल्चरी थे ये 2 शाखाओं में विभक्त हो गए। एक तो रतनपुर की शाखा कहलाई और एक जो है रायपुर खल्लारी शाखा कहलाई, क्योंकि इनका केंद्र उस पहले खल्लारी रहा, बाद में रायपुर हुआ, तो रायपुर लहुरी शाखा कहलाई। तो और ये कब हुआ था डिवीजन? ये 14वीं शताब्दी में ही हो गया था। हम तो आगे निकल चुके हैं, तो कल जब रायपुर में हम पहुंचेंगे तो हम देखेंगे वो रायपुर के कल्चुरियों में बहुत विस्तृत हमें नहीं पढ़ना है। हम कल ही जो है कल्चुरी की प्रशासनिक व्यवस्था भी ख़त्म कर लेंगे और अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा पूरा शुरू से लेकर तब तक आप याद करके रखेंगे। आप जितना हो सके, जिन छात्रों से नहीं हो सकेगा, और जो है पूरा एक रिविजन मॉडल एक वीडियो बनाऊँगा मैं। तो राज सिंह निसंतान था, तो इन्होंने अपनी मृत्यु से पश्चात ही ये घोषणा कर दिया था, रायपुर शाखा जो रायपुर के कल्चुरी थे वहाँ से किसको, कौन मेरे बाद, मेरे मृत्यु के पश्चात कौन शासक बनेगा? मोहन सिंह, ठीक है। मोहन सिंह को इन्होंने दत्तक पुत्र अडॉप्ट कर लिया था, दत्तक पुत्र के रूप में इन्हें घोषणा कर दी थी। और ये वो कह दिया था कि मेरे मृत्यु के पश्चात जो है अगला शासक कौन बनेगा? मोहन सिंह। अगला शासक कौन बनेगा? मोहन सिंह। लेकिन इनकी जब मृत्यु के समय मोहन सिंह जो है वो उपलब्ध ही नहीं था, वो शिकार पे गया हुआ था, इसलिए इन्होंने अपने चाचा राज सिंह ने अपने चाचा सरदार सिंह को शासक बना दिया। सरदार सिंह, और ये कौन है? ये चाचा, राज सिंह का चाचा। मोहन सिंह एडॉप्टेड सन था, दत्तक पुत्र था, लेकिन मोहन सिंह जो है जब ये इनकी मृत्यु का समय आया तो मोहन सिंह शिकार पे गया हुआ था, ये उपलब्ध नहीं थे, तो राज सिंह ने अपने चाचा सरदार सिंह को अगला शासक बना दिया। और सरदार सिंह का शासनकाल जो रहा वो 1712 से लेकर 1732 तक रहा। इनके शासनकाल के विषय में कुछ अधिक जानकारी नहीं मिलती है, बस यही कि सरदार सिंह जो है, जैसे राज सिंह निसंतान थे वैसे इनका चाचा सरदार सिंह भी निसंतान रहा। पता नहीं क्यों लग रहा है ये पूरा यहाँ से ये खानदान ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब सरदार सिंह के पश्चात अगले शासक आएंगे रघुनाथ सिंह। अगले शासक होंगे रघुनाथ सिंह। अब ये किसका? सरदार सिंह का दत्तक पुत्र था, एडॉप्टेड सन था रघुनाथ सिंह। इनका काल आपको याद रखना चाहिए, 1732 से 1743, ये याद होना चाहिए। 1732 से 1743 ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। 1732 से 1743। अब इनके समय में क्या हुआ? ये बन गए शासक। अब इनके समय महाराष्ट्र की उधर पुणे और उधर जो है मराठा शासक थे, तो वहां से भोसला शासक, भोसला वंश के शासक, भोसला शासक रघुजी प्रथम, इसके सेनापति भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह पर आक्रमण कर दिया। तो आप क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस कल्चुरी शासक के शासनकाल में मराठों ने आक्रमण किया, या मराठों की ओर से मराठाई थे मराठा शासक? भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया। अच्छा, रघु जी जो है
पुत्र शोक, इनका एक बेटा था जो कि मर गया था, तो ये वैसे ही जो है बहुत कमज़ोर, पुत्र शोक में कमज़ोर हो गए थे। जब भास्कर पंत ने अटैक किया तो ये ज़्यादा इन्होंने जो है उसका जवाब नहीं दिया और बड़ी आसानी से इनकी रानियों ने इनके इस आक्रमण के समय जो है रतनपुर किला का एक भाग किया गया था, तो उससे फिर डर कर इन्होंने लगभग आत्मसमर्पण ही कर दिया। इनकी रानियों ने सफ़ेद झंडा दिखाया और आसानी से जो है इन्होंने रघुनाथ सिंह को कब्जा कर लिया। अब अटैक के बाद जब ये हुआ तो इन्होंने क्या किया, रघुनाथ सिंह ने मराठों की यानी कि भोसला शासक रघुजी प्रथम की अधीनता स्वीकार कर ली। तो क्या हुआ, रघुनाथ सिंह एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ मराठा रूलर रघुजी फर्स्ट, एक्सेप्ट कर लिया और क्या किया कि भाई ये ठीक है, मैं आपके अधीन काम कार्य करूंगा। और रघुनाथ ये जो है ये वापस चले गए, भोसला शासक भास्कर पंत वापस चला गया। लेकिन अब रघुनाथ सिंह जो है किसके अंडर यहाँ शासन कर रहे थे, मराठों के। तो एक प्रश्न कि वो कौन सा शासक, रतनपुर कलचुरी का वो कौन सा शासक जो मराठों के अधीन सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की या मराठों के अधीन शासक रहा, तो वो है रघुनाथ सिंह। तो रतनपुर कलचुरी का अंतिम स्वतंत्र शासक भी बोल सकते हो आप रघुनाथ सिंह को। रतनपुर कलचुरी का अंतिम स्वतंत्र शासक, इंडिपेंडेंट रूलर कौन था, रघुनाथ सिंह। और मराठों के अधीन पहला कलचुरी शासक कौन था, वो भी रघुनाथ सिंह। ठीक है, यहाँ इनके बारे में ज़्यादा नहीं। इसके बाद अगला शासक कौन बना, मोहन सिंह। रघुनाथ सिंह मर गए, रघुनाथ सिंह के बाद अगला शासक कौन हुआ, मोहन सिंह। और इसका भी आप याद रखें 1745 से 1758 याद रहना चाहिए। ठीक है, मोहन सिंह ये शासक बने। और ये कौन थे, जो है जो रघुनाथ सिंह थे। अब ऐसा वो पुख्ता नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अब देखिए रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन हो गए थे, उनकी मृत्यु के पश्चात मोहन सिंह बना, तो ये भी मराठों के अधीन ही रतनपुर का कलचुरी शासक बना। मराठों के प्रतिनिधि के रूप में ये यहाँ शासन कर रहा था। ठीक है, और 1745 से लेकर 1758 तक मोहन सिंह ने रतनपुर पर शासन किया। लेकिन 1758 में रघुजी मराठों का रघुजी फर्स्ट का बेटा, अब समय बीत चुका है, कौन, बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले आता है और सीधे यहाँ का रतनपुर प्रदेश में नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है। और अब शासन कौन करेगा इस क्षेत्र में, बिम्बाजी भोसले। मतलब रतनपुर के कलचुरियों का अंतिम शासक कौन, मोहन सिंह। मोहन सिंह से ये रतनपुर के कलचुरी समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद सीधे अब मराठों का काल चलेगा। अब रतनपुर किसके कब्जे में होगा, किसके नियंत्रण में होगा, भोसले वंश के नियंत्रण में होगा। और वहाँ शासक कौन होगा, बिम्बाजी भोसले। ठीक है, अब यहाँ से जो है रतनपुर के कलचुरी समाप्त होता है। इसको बढ़िया से तैयार कीजिए आप। और कल रायपुर के कलचुरी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का होगा, वहाँ ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद हम कल जो कलचुरी कालीन वहाँ से भी प्रश्न आता है, प्रशासनिक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखेंगे और वहाँ से ख़त्म करेंगे कलचुरी को। एक रिवीजन मॉडल बनाऊंगा और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, मराठा एरा में पहुँच जाएंगे, मराठा पढ़ेंगे। ओके, गुड नाइट।